नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि बीजेपी ने 7 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें, यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सूची बीजेपी की ओर से जारी कर दी गई है। 7 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है और एक सीट, कानपुर की सीसामऊ सीट, अभी फिलहाल संशय लगातार इस सीट पर बरकरार है। आपको बता दें कि गाजियाबाद से संजीव शर्मा को टिकट दिया गया है। कुंदरकी से अगर बात करें तो रामवीर सिंह ठाकुर पर भरोसा जताया है भारतीय जनता पार्टी ने। खैर सीट से सुरेंद्र दिलेर उम्मीदवार होंगे। करहल से अनुजेश यादव पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। इसके अलावा आपको बता दें, फूलपुर सीट से दीपक पटेल और कटेरी से धर्मराज निषाद प्रत्याशी होंगे। इधर मझुआ से अगर बात करें तो सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया गया है। कानपुर की सीसामऊ सीट पर बीजेपी ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मीरापुर सीट पहले ही आरएलडी के खाते में जा चुकी है और यहां से आरएलडी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। तो ऐसे में 9 सीटों पर 9 प्रत्याशियों का कुछ ये समीकरण होने वाला है और एक सीट कानपुर की सीसामऊ सीट, जहां अभी फिलहाल स्थिति साफ नहीं हुई है कि क्या ये सहयोगी के खाते में जाएगी या फिर यहां प्रत्याशी को लेकर संशय बरकरार है। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से 7 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर को प्रत्याशी बनाया गया है। संजीव शर्मा को टिकट दिया गया है। खैर सीट की अगर हम बात करते हैं तो सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया गया है। करहल से अनुजेश यादव पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। इधर फूलपुर की अगर हम बात करते हैं तो फूलपुर में दीपक पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है। कटेरी से धर्मराज निषाद प्रत्याशी बनाए गए हैं। मझुआ से सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया गया है। इसके अलावा मीरापुर में पहले ही आरएलजी ने अपना ऐलान कर दिया है, यानी कि अब देखा जाए 9 सीटों में से एक सीट पर सिर्फ घमासान बचा हुआ है। कानपुर की सीसामऊ सीट, जो कि अभी जहां स्थिति साफ नहीं हुई है, यहां और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से मोहसिन खान जुड़ चुके हैं और लखनऊ से हमारे सहयोगी एसके वाजपेयी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले एसके आपका रुख करेंगे, चूंकि लगातार इसको लेकर एक संशय बरकरार था कि भारतीय जनता पार्टी की आखिर सूची कब जारी होगी उपचुनाव को लेकर। आज 7 सीटों पर ऐलान हो गया है। सबसे दिलचस्प बात यह रही है कि कानपुर की सीसामऊ सीट, जहां अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, ऐसे में क्या मान लिया जाए कि क्या इस सीट पर अभी ये खाते में जाने वाली है किसी सहयोगी के, या फिर जो प्रत्याशी है उसको लेकर संशय है? बिल्कुल, अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने जिन 10 में से 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसकी घोषणा हो चुकी है, उसमें से सिर्फ कानपुर की सीसामऊ और मीरापुर 2 सीटें नहीं घोषित की हैं। हालांकि मीरापुर सीट पहले ही भारतीय जनता पार्टी आरएलडी को दे चुकी है और जहां तक कानपुर की सीसामऊ सीट का सवाल है, वहां पे पूर्व सांसद और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री सत्यदेव पचौरी की बेटी नीतू पचौरी का नाम चल रहा था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि सूची अंतिम दिन, जो कि कल उसका फॉर्म भरने का अंतिम दिन है, उसके एक दिन पहले ये सूची जारी की है, तो अब इससे एक चीज साफ हो गई है कि कानपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं लड़ने जा रही है। ऐसे में अपने किसी सहयोगी को भारतीय जनता पार्टी कानपुर की सीसामऊ सीट दे सकती है, क्योंकि अगर बीजेपी अपना प्रत्याशी यहां पर उतार रही होती तो साफ सी बात है कि केवल अब 24 घंटे या आप समझ लीजिए कि 30 घंटे का समय बचा है आज से कल तक नामांकन करने के लिए। तो ऐसे में बीजेपी का 8 में से 7 ही सीटों पर प्रत्याशी घोषित करना, एक चीज साफ है कि कानपुर की सीसामऊ सीट अब भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ेगी, उसके जगह पर किसी सहयोगी को यहां से मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि अगर हम अभी तक की चीजों को देखें तो जिन सीटों पर भारतीय जनता
पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, उन सीटों में 2 सीटें ऐसी हैं जिसमें कटेहरी और मझवा, इन दोनों सीटों पर बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद लगातार दावा कर रहे थे। वो मांग कर रहे थे कि दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उनको मौका दे। हालांकि इसके लिए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की उन्होंने परिक्रमा की, कई दिन दिल्ली में डेरा भी डाला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए। जहां तक कटेहरी सीट का सवाल है, अगर हम कटेहरी सीट की बात करें तो धर्मराज निषाद, जो कि निषाद समाज से आते हैं और निषाद पार्टी इसी सीट को मांग रही थी, हो सकता है कि बीजेपी ने निषाद के कहने पर ही इनको टिकट दिया हो, लेकिन अपने सिंबल पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी यहां पर उतार दिया है। दूसरा, अगर हम बात करें दूसरी सीट मझवा की, तो सुष्मिता मौर्य को बीजेपी ने यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि करहल सीट जो कि मैनपुरी की है, जहां से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद विधायक थे, नेता प्रतिपक्ष भी इसी सीट पर विधायक रहते हुए बने थे, वो सीट जहां से समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा है, बीजेपी ने वहां से, अगर हम उस करहल सीट की बात करें तो अनुजेश यादव को मौका दिया है। ये अनुजेश यादव भी समाजवादी पार्टी परिवार से आते हैं, चूंकि जो धर्मेंद्र यादव सांसद हैं आजमगढ़ के, उनके बहनोई हैं अनुजेश यादव। कुछ दिन पहले ही इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और अब उनको बीजेपी ने यहां से टिकट देके एक चीज साफ कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर आप आते हैं तो बीजेपी आपको मौका देगी। हालांकि अगर हम गाजियाबाद की सीट की बात करें, जहां पर संजीव शर्मा को बीजेपी ने मौका दिया है, वो लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पिछले 6 साल से बीजेपी के महानगर अध्यक्ष हैं। पहली बार उनको भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। तो सीधे तौर पर अगर हम इन सभी सीटों को देखेंगे तो लगभग सभी सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। 2 सीटें बची हुई हैं, जिसमें से एक मीरापुर आरएलडी के खाते में है, दूसरी कानपुर की सीसामऊ बीजेपी ने घोषित नहीं की है। तो इसका मतलब है ये सीट संभवतः किसी सहयोगी को दे दी जाए और वहां से बीजेपी मैदान में उतरे, क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम कानपुर की सीसामऊ सीट की बात करें तो मुस्लिम बाहुल्य सीट है। यहां से इरफान सोलंकी, जो कि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं, वो यहां से विधायक हैं। इस समय सपा ने वहां से उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया है। तो ऐसे में बीजेपी ने वहां के लिए कुछ खास रणनीति बनाई होगी और संभवतः उसी आधार पर यहां पर प्रत्याशी घोषित होगा। हालांकि लंबे वक्त से लगातार जो बीजेपी के संभावित प्रत्याशी थे वो बांट जो रहे थे कि कब भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी, जिसके बाद वो अपने चुनाव प्रचार अभियान में भी लगे और अपना नामांकन भी कराए, क्योंकि नामांकन का समय भी खत्म हो रहा है, करीब 25 से 30 घंटे बचे हुए हैं। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से बिल्कुल नामांकन से एक दिन पहले बीजेपी की सूची आ चुकी है। अब ये प्रत्याशी नामांकन करेंगे। हालांकि इसमें बीजेपी ने इस बार सहयोगियों को बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिया है, क्योंकि 2 ही सीटें बीजेपी ने अभी तक घोषित नहीं की हैं। बाकी 7 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। जी ठीक है, ठीक है। लौटेंगे आपके पास एक बार फिर से। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। वो मदद कर रहे हैं, आज कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से मुक्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से 5 सीटों की डिमांड कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार कर रहे थे, लेकिन आखिरकार वही हुआ कि कांग्रेस का हाथ का पंजा खाली रह गया। अब वो हाथ मलते रह जाएं, हाथ खड़े कर दिया आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने, और इसके लिए जिम्मेदार भी कांग्रेस पार्टी है। मध्य प्रदेश के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में समाजवादी पार्टी का जैसा अपमान किया था ना, तो अब उसका चरखा दांव जो मुलायम सिंह यादव का बड़ा प्रसिद्ध था, वो अब अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस पार्टी को दिया है। अब कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आज ये स्थिति में आ गई है, आत्मसमर्पण कर बैठी है कि उत्तर प्रदेश में एक सीट नहीं लड़ सकती। वो उत्तर प्रदेश जहां से राहुल गांधी सांसद हैं और कांग्रेस की इतनी दुर्दशा हो गई है। लेकिन आप ये कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद अभी अखिलेश यादव ने एक और गांधी के साथ लिखा है कि हमने ये ठाना है संविधान आरक्षण सौहार्द बचाना है, बापू और बाबा साहब के संविधान को बचाना है, उनके देश को। देखिए, फोटो ट्वीट करके वो मन बहलाने का काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। सच ये है कि बड़ी शिद्दत के साथ फूलपुर की सीट को, मझवा की सीट को कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, उनके प्रभारी अविनाश पांडे लगातार इस बात की डिमांड कर रहे थे कि हम 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आखिरकार परिणाम क्या हुआ? एक सीट भी नहीं दी। कांग्रेस पार्टी को आज जिस तरह से उन्होंने अपमानित करने का काम किया है, अब कांग्रेस पार्टी को वो फोटो ट्वीट करके लुभाने का काम कर रहे हैं। ये फोटो से राजनीति नहीं चलती है, राजनीति में चुनाव लड़ना पड़ता है, और कांग्रेस पार्टी आज उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रही है। ये कांग्रेस पार्टी की समाप्ति के संदेश हैं। लेकिन सर, जहां तक उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात
पार्टी को भी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की कोई तैयारी नहीं, इसलिए अभी तक उनकी सूची नहीं जारी हुई। जो एनडीए अलायंस है उसमें भी खटपट नजर आ रही है यहाँ पे यूपी में। देखिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है, किसी नेता का कोई सार्वजनिक बयान। और चलिए एक बार फिर से अपने सहयोगियों को रुख करते हैं। हमारे साथ योगेंद्र भी अलीगढ़ से जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, आज सूची जारी हो गई है, लगातार संशय बरकरार था, लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि कौन प्रत्याशी किस जगह से लड़ने वाला है। ऐसे में अगर खैर सीट की बात करें तो क्या कुछ स्थिति फिलहाल बीजेपी की? देखिए, खैर सीट की जहां तक मैं बात करूं, खैर सीट में लगभग 4,03,000 वोट है। इसमें से सबसे बड़ी संख्या जाटों की 1,10,000 के करीब, दूसरी बड़ी संख्या पंडितों की 70,000 के करीब, तीसरी बड़ी संख्या 65,000 के करीब है। तो जो भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं वो जाट और पंडित वहां पर अक्सर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। तो जो इन्होंने बीजेपी ने जो अपना कैंडिडेट सुरेंद्र दिलेर घोषित किया है, मेरे ख्याल से बीजेपी के पास इससे बढ़िया कोई कैंडिडेट नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर जैसी चुनाव की घोषणा हुई एकदम दल बदलना चालू हो गया है। क्योंकि वहां पर सबसे सशक्त उम्मीदवार जो था वो आरएलडी था ओमपाल, क्योंकि आरएलडी और इनका वहां पर पैक्ट नहीं हो पाया, तो सपा और आरएलडी का जो पैक्ट हुआ तो वो उसने सपा ज्वाइन कर ली। जहां तक उम्मीद है ओमपाल को सपा से टिकट मिल सकती है। लेकिन सुरेंद्र सिंह दिलेर के साथ एक बहुत बड़ी चीज है, इनके दादा हाथरस के सांसद रहे किशन लाल दिलेर। ठीक है, इनके पिताजी योगेंद्र कांटे की टक्कर हमें खैर में देखने को मिल सकती है। ये देखिए, जहां तक उम्मीद है सुरेंद्र दिलेर और ये बाबूलाल ओमपाल के बीच कांटे की टक्कर बिल्कुल देखने को मिलेगी अच्छी, क्योंकि जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें भी बीजेपी के जो सतीश गौतम को वहां से 1,000 वोट कम मिले थे, जबकि सपा को 1,000 वोट ज्यादा मिले, सपा वहां से जीत गई थी। तो इसलिए जबरदस्त कांटे की टक्कर होगी। और लेकिन पहले सपा अपना कैंडिडेट जो ओमपाल है उसको घोषित करे, तब इस बारे में हम बात कर सकते हैं। योगेंद्र, बिल्कुल कांटे की टक्कर की जिस तरह से आपने जिक्र किया है, हमारे साथ मोहसिन भी जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। मोहसिन, क्योंकि आज सूची जारी की गई है, अभी तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में अलग अलग चीजें सामने आ रही है। योगेंद्र ने भी अभी जिस तरह से जिक्र किया है, कैसे देख रहे हैं इस लिस्ट को? कितनी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है 9 सीटों पर? देखिए दीपिका, जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सोच समझकर ये जो है पूरी भारतीय जनता पार्टी के 7 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। और इस सूची को देखकर ऐसा लगता है कि जो उपचुनाव होने वाला है उसमें कांटे का मुकाबला बिल्कुल साफ तौर पर देखने के लिए सामने आएगा। इसमें सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम जो है वो गाजियाबाद सदर सीट से सामने आया है, जो लगातार महानगर अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, लगातार संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं संजीव शर्मा, उन्हें वहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सुचिस्मिता मौर्य की, वो पूर्व विधायक रही हैं और वो पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं, उन्हें एक लंबा अनुभव है। दीपक पटेल को फूलपुर से उम्मीदवार बनाया गया है, वो पूर्व विधायक रहे हैं और उनकी मां जो है वो केशरी देवी पटेल जो है फूलपुर से सांसद भी रही हैं। तो ठीक है, मैं लौटूंगी मोहसिन आपके पास। और हमारे साथ जितेंद्र गौतम भी गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, गाजियाबाद वो सीट रही है जहां पर एक मजबूत गढ़ माना जाता है बीजेपी का। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कद्दावर जो प्रत्याशी कह सकते हैं, एक लंबा अंतराल रहा है बीजेपी का, वहां प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में कितना कड़ा मुकाबला गाजियाबाद की सीट पर बन रहा है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए अगर कड़े मुकाबले की बात करते हैं तो फिलहाल अभी जो कैंडिडेटों की जो लिस्ट निकलकर सामने आ रही है, हालांकि सपा ने अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन बसपा की तरफ से, एआईएम की तरफ से और इसके अलावा जो भीम आर्मी है उसकी तरफ से भी अपने कैंडिडेट डिक्लेयर किए जा चुके हैं। ऐसे में संजीव शर्मा को टिकट मिलना कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूती देता नजर आ रहा है, क्योंकि संजीव शर्मा पिछले 2007 से लगातार बीजेपी में शामिल रहे और इसके अलावा अलग अलग पदों पर वो खिला रहे हैं। 2019 से अगर हम बात करते हैं तो 2019 से और अब तक वो लगातार बीजेपी के महानगर अध्यक्ष बने रहे और उसी दौरान उन्होंने विधानसभा की 3 सीटों को जीत का अंतराल जो था वो भी उन्होंने बढ़ाया। तो जिसके बाद आज उनको ये रिजल्ट मिल रहा है, देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से टिकट मिला है तो कहीं ना कहीं उनको भी उम्मीद है कि वो सीट को निकाल लेंगे। और वहीं दूसरी ओर अब इसमें ऐसे में देखना होगा कि गाजियाबाद 56 से जो समाजवादी है वो किसको टिकट देते हैं, उसके बाद फैसला हो पाएगा कि किस तरह की इसमें टक्कर रहने वाली है। जी बिल्कुल जितेंद्र, टक्कर का जो मुकाबला है वो देखना बेहद दिलचस्प रहेगा, चूंकि गाजियाबाद गढ़ भी माना जाता है बीजेपी का और लंबे समय से बीजेपी यहां पर जीतती हुई भी नजर आ रही है। एक बार फिर से आपका रुख करूंगी मोहसिन, आज की जो सूची जारी हुई है 7 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा, 1 सीट आरएलडी के खाते में जाना, बची हुई 1 सीट कानपुर की सीसामऊ सीट, इस पर संशय लगातार बरकरार है।
देखिए दीपिका, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कानपुर की जो सीसामऊ विधानसभा की सीट है, यहाँ पर तकरीबन 28 साल से भारतीय जनता पार्टी ने जीत का स्वाद नहीं चखा है। आखिरी बार 1996 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते थे। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार यहाँ पर नहीं जीता है। अगर परिसीमन से पहले की बात करते हैं तो 5 बार यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा रहा है, 3 बार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। ये वो दौर था जो 1991 से 1996 के बीच का ये वो दौर था जब भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर कब्जा रहा। जबकि 2017 और 2022 के चुनाव में यहाँ से समाजवादी पार्टी के टिकट पर इरफान सोलंकी चुनाव जीत कर आए। एक आपराधिक मामले में उन्हें सजा हुई और उसके बाद ये सीट खाली हो गई है। कुल मिलाकर अगर सीसामऊ विधानसभा सीट के जातीय समीकरण को देखते हैं तो यहाँ पर 40 से 45% जो है वो मुस्लिम आबादी है और ये माना जाता है कि अगर मुस्लिम मतदाता एक तरफा वोट कर देते हैं तो वही प्रत्याशी जीतकर विधानसभा में पहुंच जाता है। तो यही वजह है कि नंबर 1 पर तो 40% जो मुस्लिम मतदाता वो है, उसके बाद कायस्थ और उसके बाद ब्राह्मण। ये 3 ऐसे जातिगत वहां पर फैक्टर हैं जिसको साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर ब्राह्मण कार्ड खेला, वीरेंद्र कुमार शुक्ला को उम्मीदवार बनाया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बड़ी चुनौती होगी कि सीसामऊ सीट पर जो 28 साल से सूखा चला आ रहा है पार्टी का, उसे कैसे खत्म किया जाए। जैसे हमारे वरिष्ठ सहयोगी एस.के. वाजपेयी ने भी जिक्र किया कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ये सीट अपने किसी सहयोगी दल को दे दे। तो यहाँ हमें ये समझना होगा दीपिका कि जो 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद में जो स्वार सीट पर एक उपचुनाव हुआ था और भारतीय जनता पार्टी ने जो फॉर्मूला वहां पर अपनाया था, यानी कि अपने सहयोगी दल अपना दल एस को वो सीट दे दी थी और अपना दल एस से मुस्लिम प्रत्याशी को उस सीट पर उतारा गया था और वो सीट से चुनाव जीतकर अपना दल एस का जो प्रत्याशी था वो विधानसभा में पहुंच गया था। अगर रामपुर के फॉर्मूले को सीसामऊ सीट पर अपनाया जाता है तो हो सकता है कि बड़ा उलटफेर हो जाए और समाजवादी पार्टी को एक बड़ी चुनौती मिल जाए। लेकिन दीपिका, इसके साथ ही साथ एक बढ़िया और दिलचस्प मुकाबला जो है वो करहल विधानसभा सीट पर देखने के लिए मिलेगा, जहां पर जीजा और साले आमने सामने होंगे। यानी कि धर्मेंद्र यादव की जो सगी बहन है संध्या यादव, उनके पति अनुजेश यादव, उनको प्रत्याशी बनाया भारतीय जनता पार्टी ने करहल से, और वहीं पर तेज प्रताप जो मुलायम सिंह यादव के भतीजे हैं वो वहां पर प्रत्याशी होंगे। यानी जीजा और साले में आमने सामने की टक्कर होने जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि साल 2017 से पहले यही संध्या यादव मैनपुरी में जिला पंचायत अध्यक्ष हुआ करती थी और समाजवादी पार्टी ही उनके खिलाफ उस वक्त अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी और उसके बाद ही इस परिवार में दरार पड़नी शुरू हो गई थी। और उसके बाद में जब भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया था तब संध्या यादव और अनुजेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। तो सबसे बढ़िया और दिलचस्प मुकाबला जो है करहल में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने परिवार की काट करने के लिए परिवार के सदस्य को लेकर सामने पूरे पर कहना ये गलत नहीं होगा कि भले ही भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी करने में थोड़ी देरी कर दी है, लेकिन एक टफ फाइट के साथ उन प्रत्याशियों का चयन किया है। बिल्कुल दीपिका, जाहिर तौर पर चाहे भारतीय जनता पार्टी ने समय जरूर लिया हो, लेकिन एक एक सीट पर उसने पूरे जातिगत समीकरण तमाम सर्वे के आधार पर अपने प्रत्याशी ठीक है, मैं मोहसिन एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, लेकिन चूंकि यहाँ पर आप लोग बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक का समय हो रहा है और लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर से सूची जारी की गई है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।